नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए निवेशकों के साथ बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशक बैठक में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियों में बदलाव किया है और जिन नियम और कानूनों का प्रयोग नहीं हो रहा था उनको समाप्त करने का काम सरकार कर रही है। आशीष जी ने जो इसको जोड़ा कि लैंड एक्वायर करने के बाद दे दिया जाए, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, क्योंकि उन सुझावों के लिए अभी काम करने के लिए एकदम से कोई धरातल पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको भविष्य के लिए हम निश्चित रूप से अपनी जो कार्य योजना है उसमें डालेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोग सुझाव देंगे, उसको तो हम तत्कालिक रूप से कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा कुछ अल्पकालिक होते हैं, उसको तत्काल हो सकता है, और कुछ दीर्घकालिक होते हैं जो लंबे समय के लिए थोड़ा पॉलिसी बनानी होती है, उसमें विचार करना पड़ता है और विचार करने के बाद सबकी राय से जो है उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, जो राज्य के हित में अंततः उसमें निर्णय भी लेना पड़ता है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने उद्योग समूह के साथ भी लगातार इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जरूर है कि आप लोगों के साथ कोई फॉर्मल बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई, डेवलपर्स जो हमारे समूह है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की भी बैठक हुई और इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे और सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमानित किया गया है और अब उन्हें सिलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। वहीं पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा और उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर वैट को कम किया गया है। तो भागा था कि उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए जो प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके ऊपर 20% टैक्स था और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक साथ भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी नील किया जाए, ज़ीरो किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हो सकता है कि इसके कम करने से ये वायबल हो जाए और ये प्लांट चलें और जो उत्तराखंड में बिजली की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचना और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और वहीं उन्होंने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी किया। साथ ही 142 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया। हमसे अपेक्षा है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक समय था जब दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, विद्या के बारे में भी नहीं जानते थे, शोध अनुसंधान तो बहुत दूर की बात थी। उस समय में भी भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी के विभाग ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति
को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निसंदेह कहूं कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया जाए। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धावी सरकार ने महिलाओं को एक और सौगात दी है और उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाएगी। हालांकि सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को इसका लाभ पहले से ही मिलता आ रहा है, लेकिन अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और अब भाजपा लोकसभावार बैठक कर अपने सांसदों के कामकाज का आकलन कर रही है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बैठक के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्र की समीक्षा की और सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह से जब क्षेत्र में उनकी नामौजूदगी को लेकर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि वो लोकसभा सांसद हैं और उनका क्षेत्र काफी बड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाना होता है। मेरा क्षेत्र ही नहीं, सभी का क्षेत्र बड़ा है, बल्कि ऐसा है कि हमारे एक सांसद एक विधायक जैसा नहीं होता है और सभी हमको यही नहीं बस सेंटर से भी हमारा काम होता है। विशेषकर हम लोग का काम सेंटर से है, सेंटर से यहाँ काम लाने का हमारा एक एमपी का काम होता है और एक एमपी सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बट पूरा हिंदुस्तान में हमको लोग को जाना पड़ता है, हमारा कमिटीज में होना पड़ता है। अब उत्तराखंड में भी स्थित 117 मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी और ये जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं और इसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा को भी शामिल किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाएगी, संस्कृत को नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर कहाँ पढ़ाया जाएगा। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं और मदरसों के अपग्रेडेशन से वो खुश भी हैं। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत भी है तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे। हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ। पहले माननीय अपने शिक्षा मंत्री को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि मदरसों में भी संस्कृत विद्या पढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर के ये पाठ्यक्रम में आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और होना भी चाहिए। ये भारत विश्व गुरु बनाना है तो हमको संस्कृत पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए और संस्कृत हमारी एक धरोहर है जो विरासत में हमको मिली है, उसको उजागर करने का, उसको प्रचारित करने का हमको काम करना चाहिए। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया और ये एम्बुलेंस हल्द्वानी जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के साथ काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन अब इस सुविधा से उन्हें भी लाभ होगा। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे
एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको। आज इसमें आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं और आपके मल्टी ऑर्गन मॉनिटर्स लगे हुए हैं और ECG लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो प्राथमिक जांचें होती हैं वो इसी में हो जाएंगी और गंभीर रोगियों को ये अब अपनी एम्बुलेंस ले जाएगी, खर्चा भी बचेगा। उधर रामनगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर क्षेत्र की जनता के घर, दुकान, फड़ खोखे उजाड़ने के खिलाफ कांग्रेस ने हल्लाबोल किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व विधायक रंजीत रावत ने बताया कि महंगाई के चलते प्रदेश में ज्यादातर उद्योग बंद हो गए हैं और जनता बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों और दुकानों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिससे जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। हम सब विदित हैं कि इस समय महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी 47 सालों के चरम पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो देश में 60% से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता था मध्यम और लघु उद्योग, वो जो है आज बंदी के कगार पे हैं। अकेले 10,000 से ज़्यादा उद्योग छोटे बड़े उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलावरू हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में कृष्ण अलावरू कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए भी पहुंचे और इस दौरान राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलावरू ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरने का काम किया और कहा कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आवाज उठाएगी। जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पहले बात, युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छे परिणाम लाने में बहुत योगदान देगी। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। हरिद्वार में गोली लगने से घायल युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में छात्र वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 छात्र और 10वीं फेल सरगना गिरफ्तार। कब्जे से 9 बाइकें और 1 स्कूटी को किया गया है बरामद। रामनगर में अज्ञात कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। हरिद्वार में 20 साल के युवक की गोली मारकर की गई है हत्या। पुलिस ने चंद घंटों में हत्यारे को किया है गिरफ्तार। हरिद्वार में बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की गला रेत कर की गई है हत्या। हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है पुलिस। नैनीताल में खैरना छड़ा के पास खाई में गिरा व्यक्ति। एसडीआरएफ की टीम ने किया सकुशल रेस्क्यू। 25 मीटर गहरी खाई में गिरा था व्यक्ति। हरिद्वार लक्सर तहसील के पास दंपत्ति से लूटपाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जांच में जुटी हुई है पुलिस। उत्तरकाशी जनपद के एक कॉलेज में 30 साल से गायब भूगोल का अध्यापक। अभिभावकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में प्रेम प्रसंग में शादी न करने के चलते अभियुक्तों ने रची हत्या की साजिश। मृतक युवक के साथ युवती का प्रेम प्रसंग, जांच में जुटी हुई है पुलिस। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।